हमको टेंशन में डाल के आप खेल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पता है हमको ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर हम यहाँ खेल नहीं रहे हैं, यहाँ बस हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जा रहा है तो आ क्यों रहा है, ये गया तो वापस हमारी तरफ टकरा के आया क्यों, आएगा क्यों नहीं। सामने दीवार है, दीवार से टकरा कर कोई भी चीज़ वापस उसी तरफ आती है, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अगर इस बॉल को नीचे फेंके तो ये टकरा कर वापस आएगी, अगर इस बॉल को दीवार की तरफ फेंके तो ये टकरा कर वापस आएगी, अगर ये मार्कर है इसको फेंकें तो ये टकरा कर वापस आएगा। हो सकता है कि इस बॉल से कम आए पर थोड़ा बहुत आएगा। हमारा सवाल ये है कि वो वापस आ क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण है रिफ्लेक्शन का। एक शब्द है रिफ्लेक्ट, इंग्लिश का शब्द है, फिजिक्स का नहीं। एक टर्म है रिफ्लेक्ट करना, यानी कि हम इसको फेंके ये वापस हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि रिफ्लेक्ट का अगर सीधा सरल भाषा में कहें तो बाउंस बैक करना, वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करना, वापस उसी डायरेक्शन में आना, ये मतलब है रिफ्लेक्ट होने का। ये किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, बॉल के साथ हो सकता है। आप एक चाटा अपने दोस्त को लगाओ, वो आपको 2 चाटा लगाएगा, तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ज़्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ। और इसी में अगर हम लाइट का पढ़ें तो इसी को कह देते हैं रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस को कह देते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो हुआ रिफ्लेक्ट हुआ, इस प्रोसेस को कह रहे हैं रिफ्लेक्शन। हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं और लाइट चैप्टर है तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर यही पार्टिकल यहाँ पर जो ये एक सेकंड यहाँ पर जो ये बॉल है, यही बॉल अगर हम फोटोन ले लें तो ये फोटोन भी बाउंस बैक होगा अगर किसी सरफेस से टकरा रहा है तो, और उसी फोटोन के बाउंस बैक होने को हम कह देंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट in the same medium when it hits to any polished surface। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी चीज है वो किसी से टकरा रही है, किससे, किसी भी सरफेस से टकरा रही है, तो बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक करना यानी कि उसी मीडियम में वापस आना। इसको जब फेंके ये एयर में गया और एयर में ही वापस आया जब ये टकराया। ऐसे ही अगर हमारा फोटोन है तो वो किसी भी मीडियम में अगर आ रहा है, किसी एक सरफेस से टकरा रहा है, तो ये टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। अगर इस बॉल को फेंके ये दीवार से टकराया तो वापस आया, ये फोटोन है, गया टकराया वापस आया। इस पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं रिफ्लेक्शन। अगर ये एक फोटोन है तो ये कुछ एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जाने वाले को कह रहे थे कि ये एक रे की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसा ही दूसरा फोटोन है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे बहुत सारे रे अगर एक साथ मिल जाए, किसकी रे, रे ऑफ लाइट अगर मिल जाए, किसी को कह देंगे बीम ऑफ लाइट, किसी को कह देंगे बीम ऑफ लाइट। रे और बीम में डिफरेंस इतने का है कि रे में एक सीधी रेखा में एक फोटोन ट्रेवल कर रहा है, पर बीम में बहुत सारी रेज एक साथ ट्रेवल कर रही हैं। तो रिफ्लेक्शन हो सकता है कि रे का हो, यही रिफ्लेक्शन हो सकता है, बीम का हो, यही रिफ्लेक्शन हो सकता है कि फोटोन का हो, यही रिफ्लेक्शन हो सकता है कि बॉल का हो, यही रिफ्लेक्शन हो सकता है किसी भी चीज का हो, किसी भी पार्टिकल का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो। ये रिफ्लेक्शन कहने का मतलब बाउंस बैक करना, वापस उसी मीडियम में आना। अगर वो वापस उसी मीडियम में आ रहा है तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, तो बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट या फोटोन इन द सेम मीडियम व्हेन इट हिट्स टू एनी पॉलिश सरफेस। सरफेस नहीं, पॉलिश सरफेस, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। सरफेस कहना सा होना चाहिए तो पॉलिश होना चाहिए। पॉलिश कहने का मतलब एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। अगर कोई एक सरफेस ऐसा है ग्लास जैसा, ग्लास यानी कि शीशा जिसके आर पार आप देख पाओगे, अगर कोई सरफेस है ग्लास जैसा तो उसके आर पार आप देख पा रहे हो, आर पार देख रहे हो, यानी कि लाइट रे कहीं ना कहीं
लाइट रे यहाँ से ओरिजिनेट हुई, इस ग्लास तक आई एयर में, इस ग्लास को पार की, इस ग्लास को पार करने के बाद फिर से एयर में आई, आपकी आंखों तक आई, तब जाके आपको दिखा। यानी रे ऑफ लाइट इस ग्लास को पार कर पा रही है। अगर इसी में एक तरफ से कोई लेयरिंग कर दें, जैसे कि ये अगर हमारा नॉर्मल कोई मिरर है, अगर ये जिस समय ग्लास था यानी इसमें कोई कोटिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल शीशा है, तो हम अगर इसके एक साइड से देखें हमको दूसरा साइड दिखेगा, हम अगर इसके एक साइड से देखें तो हमको दूसरा साइड दिखेगा। लेकिन अगर इसमें कहीं एक तरफ किसी चीज की पॉलिशिंग कर दे, किसी एक चीज की लेयर चढ़ा दें, अगर हम इधर लेयर चढ़ा दिए, इधर से देखने पे हमको अपना ही चेहरा दिखेगा, इधर से देखने पे हमको कुछ नहीं दिखेगा, लेयरिंग है, इधर किसी एक चीज की कवर है, वो कवर दिखेगा। लेकिन अगर हम इधर से देखें तो इधर से देखने पे हमको अपना ही चेहरा दिखेगा, आर पार की चीज नहीं दिखेगी, हमको दिखेगा तो अपना चेहरा। अपना चेहरा कैसे? आपको ये थोड़ा सा थिक दिख रहा होगा, यानी कि इसकी भी कुछ मोटाई होगी, इसकी भी कुछ मोटाई है। ये मोटाई जितनी है, लाइट रे आ रही होगी इधर से आ रही होगी तो इस ग्लास को पार करके जाएगी। यहाँ कुछ लेयरिंग है, इसकी जो लेयरिंग है उस लेयरिंग से टकरा कर ये वापस हमारी तरफ आएगी। अगर ये टकरा कर वापस आ रही है, ये जो टकरा कर वापस आ रही है, इसी टकरा के वापस आने के बाद ये हमारी आंखों पे आएगा और आंखों पे दिखेगा। शायद लाइट्स थोड़ी सी कम दिख रही होंगी, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, आपको बढ़िया लाइट करके दे रहे हैं। लाइट जा चुका है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके दे रहा है। आई होप अब चीजें ठीक होंगी। लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी इसमें, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसकी कुछ थिकनेस होगी जिसको ये पार करेगा, और जब ये एकदम एक्सट्रीम पे आएगा, एकदम एक्सट्रीम लेयर पे, वहां पे इसको पॉलिशिंग मिलेगी और वहां से टकरा कर ये फिर वापस जाएगा। जिस तरफ से लाइट आई उस तरफ फिर से ये लाइट रे जाएगी और दिखाई देगी। यानी है ये कैसा? कुछ 2D है, 2D है, यानी कि किसकी कुछ लेंथ है और विड्थ है स्ट्रक्चर ये 2D, पर हम इसको यहां पर ये जो सरफेस दिखाए हैं, ये सरफेस हम कुछ 1D में दिखाए हैं। सरफेस कुछ एक लाइन जैसा बनाए हैं, लाइन बनाकर ऐसा लाइन जैसा बनाए हैं। एक तरफ से रे आ रही थी, एक तरफ रे जा रही थी, आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइन बना है ये हमारा सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो इसके एक तरफ हम कोटिंग किए हैं, ये जो डैश 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 बना रहे हैं ये कोटिंग है। किस चीज की कोटिंग है? तो आमतौर पे ये कोटिंग सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन आमतौर पे ये कोटिंग सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग है, ये क्या है? हमारा सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस? पॉलिश सरफेस। ध्यान दीजिएगा, पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस होगा। अगर स्मूथ होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए इसका पॉलिश होना जरूरी है। एक रे आ रही है और एक रे जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट करके ये रे वापस जा रही है। आने वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, आने वाली रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जाने वाली रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। 2 रेज है हमारे पास, एक आ रही है और एक जा रही है। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन क्या था? एक कोई अगर सरफेस है, इस सरफेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश सरफेस। पॉलिश सरफेस कहने का मतलब कि इसके एक तरफ कोटिंग होगी, इसके एक तरफ कोटिंग होगी। कोटिंग किसकी होगी? तो सिल्वर ब्रोमाइड की होगी आमतौर पे। कोटिंग को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसी कोटिंग से रिफ्लेक्ट करके लाइट रे वापस जाएगी। एक रे आएगी, आने वाली रे को बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, आने वाली रे को इंसिडेंट रे। इंसिडेंट होने का मतलब, इंसिडेंट शब्द का मतलब होता है आना, कहीं भी आना, कहीं भी एंटर करना। तो आने वाला एंटरिंग रे इंसिडेंट रे, जाने वाला इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, इस जाने वाली रे को कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली रे को कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन है नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
एक रे आ रही है, एक रे जा रही है, ये एक्चुअल में है, पर एक इमेजिनरी लाइन है बीच में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे उस सरफेस से जहां से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? तो इस सरफेस से, इस मिरर से, या इस जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे। तो इस सरफेस से, इस पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इस पॉलिश सरफेस से जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। इस इमेजिनरी लाइन को कह रहे हैं नॉर्मल। इस इमेजिनरी लाइन को कह रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ क्यों किए? ऐसे ही कम लाइनें थोड़ी हैं, लाइनें बहुत हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सरफेस है। एक इमेजिनरी लाइन एक्स्ट्रा में इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि सारे रेफरेंसेस हम यहीं से लेंगे। वो रेफरेंसेस नॉर्मल वाले जितने भी रेफरेंसेस होंगे, जितने भी एंगल मेजर करने होंगे, जितने भी डिस्टेंस मेजर करने होंगे, जितने भी रेंज मेजर करने होंगे, वो हम सारे के सारे मेजर करेंगे इस नॉर्मल से। इसलिए इसको बनाए। नॉर्मल की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सारी चीजें मेजर यहीं से होंगी, प्लस ये 90 डिग्री पर है सरफेस के, सरफेस के, सरफेस के, नॉट द इंसिडेंट रे, नॉट द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉलिश सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू द पॉलिश सरफेस। याद रखिएगा इसको, बहुत गड़बड़ होगी इसमें। नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा सरफेस के। ये इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको, एक कुछ ऐसा एंगल दिख रहा है। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई क्या है? एंगल ऑफ आई क्या है? इंसिडेंट एंगल। क्या है? इंसिडेंट एंगल। तो इस एंगल आई का नाम है इंसिडेंट एंगल। इसी एंगल को आप कह सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको जैसे जैसे मन करे, जो जो मन करे, आप अपने हिसाब से शब्दों का हेर फेर कर सकते हो। इंसिडेंट कर लो, इंसिडेंस कर लो, जो जो मन करे आप कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल लो, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल लो, इंसिडेंस एंगल बोल लो, इंसिडेंट एंगल बोल लो, जो जो मन करे। एक जैसा नहीं है, सब कुछ अलग था। आपको जो जो मन करे सो आप बोल लो। बस इंसिडेंट याद रखिएगा, एंगल याद रखिएगा। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये? एंगल है, इंसिडेंट रे नहीं है, इंसिडेंट एंगल है। बात कर रहे हैं इस एंगल ऑफ आई की। ये एक एंगल है, एंगल यानी कि झुकाव। इसको कभी इंसिडेंट रे मत लिखिएगा, इसको कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिएगा, ठीक है? इसको रे मत लिखिएगा, कई बार आप गलती करते हैं। इसको हमेशा और हमेशा एंगल लिखिएगा। ठीक इसी तरह एक रिफ्लेक्टेड रे भी इससे कुछ एंगल बना रही होगी। ये रे है, रॉ नहीं है, रे है। अब तक कमेंट आ गया होगा, बहुत दिक्कत है हमको भी। ये एंगल ऑफ आर है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। ये एंगल ऑफ आर है। एंगल ऑफ आर को ऐसे ही क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आर को इसी में काम चलाएंगे। एंगल ऑफ आर को रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होना यानी कि बाउंस बैक करना। ये आया, ये गया। आने वाली रे को इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। जिस सरफेस से हुआ वो एक पॉलिश सरफेस था। पॉलिशिंग किसकी थी? सिल्वर ब्रोमाइड की थी। एक परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं इस सरफेस पर, जिसको कह रहे हैं नॉर्मल। सारे के सारे रेफरेंसेस, सारे के सारे एंगल्स देखिए यहां से मेजर किए, सारे के सारे एंगल्स मेजर होंगे इस नॉर्मल से। इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ आई। एंगल ऑफ आई क्या है? इंसिडेंस एंगल या इंसिडेंट एंगल, जो बोलना है बोलिए। वैसे ही इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल। लाइट्स आ चुकी हैं, थोड़ी सी 2 मिनट, ठीक है? तो अलग अलग तरह की उठापटक के बाद फिर से नॉर्मल स्पीड में आते हैं। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉलिश सरफेस। इतनी चीजें होंगी हमारी रिफ्लेक्शन में। और अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ इसके लॉज होंगे, कुछ नियम कायदे होंगे जिनसे ये रिफ्लेक्शन चलेगा, क्योंकि बिना नियमों के दुनिया नहीं चलती। अगर ये बॉल कहाँ गई? अगर ये बॉल
बाउंस बैक कर रही है, वापस हमारी तरफ आ रही है, तो हो सकता है जिस स्पीड से फेंके उसी स्पीड से आई, हो सकता है कि जिस स्पीड से फेंके उससे कम आई, हो सकता है जहां फेंके वहीं आई, हो सकता है जहां फेंके उससे ऊपर आई। ऐसा कब होगा, क्यों होगा, कहां होगा, उसके लिए कुछ लॉज होंगे रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के लॉज में दो सबसे मेन लॉज। पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल में एंगल आर। ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ये हमेशा और हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 होगा, और ये 45 है, ये 45 होगा, और ये 90 है, ये 90 होगा, और ये 120 है, ये 120 होगा। ये दोनों रेज हमेशा और हमेशा, सॉरी, ये दोनों एंगल्स हमेशा और हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। वो वैल्यू चाहे कितनी भी हो, 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, हमेशा और हमेशा ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, कौन है, इंसिडेंट रे, IR से लिख रहे हैं, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमारा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये तीसरा नॉर्मल, ये तीनों के तीनों, दीज ऑल, एक सेकेंड, दीज ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब ये है कि ये हमारी इंसिडेंट, एक सेकेंड, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल, ये आ रहा है, ये जा रहा है, और ये नॉर्मल है। ये तीनों के तीनों कहीं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इधर आया या इधर गया, ये नॉर्मल हुआ। इस पॉइंट को कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस शब्द का ही मतलब है एंटर करना, जहां आना, ठीक है, जहां ये रे आ रही है, जहां एंटर कर रही है, जैसे कि ये रे आई, जहां आई, जहां इंसिडेंस हुआ इस रे का, उस पॉइंट को कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका इंसिडेंस हो रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस तीनों के तीनों आपको एक ही पॉइंट पर दिख रहा होगा, और यही कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नहीं कहता, कुछ और कह रहा है। ये तो पॉइंट हमेशा और हमेशा सेम होगा ही, इसने कहा कि ये प्लेन सेम होगा। प्लेन सेम फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं इस बुक से, अगर कोई आ रहा है, आने का मतलब कोई अगर यहां आया, इस एक्सिस में आया, इस प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन की बात इस प्लेन की कर रहे हैं। ये प्लेन कौन सा प्लेन, तो ये आपका Z, ये आपका X। ये प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला ZX प्लेन। ये प्लेन कौन सा हुआ, तो ये आपका X, ये आपका Y, ये आपका XY प्लेन हुआ, या YX बोल लीजिए। प्लेन की बात इस प्लेन की कर रहे हैं, इस प्लेन की नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इस प्लेन में आया, इसका प्लेन है कौन सा, तो इसका प्लेन है Y और X का, यानी कि XY प्लेन है इसका। XY प्लेन में आया, जाएगा भी XY प्लेन में ही, यानी ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा। अगर ऐसे आया, एक सेकंड, अगर ये ऐसे आया, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा आया तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसा चला जाए, यानी कि XY प्लेन में आकर ये XZ प्लेन में नहीं जा सकता। अगर XY प्लेन में आया है, XY प्लेन में ही जाना पड़ेगा। अगर ये XY प्लेन में आया है तो ये -Z और X प्लेन में नहीं जा सकता। प्लेन में कहने का मतलब कि अगर यहां आया, इसको जाना भी यही है, यहां आकर ये इधर कहीं नहीं जा सकता, इधर से आकर आपकी तरफ नहीं आ सकता, इधर से आकर इसको जाना भी कहीं इधर ही पड़ेगा। ये इसके प्लेन कहने का मतलब है। प्लेन कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, प्लेन ये वाला प्लेन, रिफ्लेक्शन वाला प्लेन, ये प्लेन सरफेस का प्लेन है, सरफेस का, पर ये वाला प्लेन उसका प्लेन है जहां से ये रे आ रही है और जा रही है, यानी कि जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, सेम प्लेन की। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल में एंगल आर, ये दोनों क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज हैं। किसके लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इन दो लॉज पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं, दिल थाम कर रखिएगा। अगर ये दोनों चीजें आपको आ गई, क्या क्या, एंगल आई और एंगल आर हमेशा और हमेशा इक्वल होगा, चाहे आकाश पाताल एक हो जाए,
देश दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, लेकिन ये एंगल आई इक्वल में एंगल आर हमेशा और हमेशा हर एक क्वेश्चन में हर एक तरह से इक्वल होगा। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन, ये बोर्ड का प्लेन, नॉट दिस सरफेस, दिस plane of the board, this plane of the reflection, not this plane of the surface in which reflection occurs। बात कर रहे हैं इस प्लेन की। ये दो लॉज अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सेकंड वाले लॉज पे मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट वाले लॉ पे थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सारे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आने जा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखने की कोशिश कीजिए। हम साइड हट जा रहे हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन, आपको जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां वहां आपको निकालना है। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इतना आप जानते हो। इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, हम शायद इसी को एंगल ऑफ आई कह रहे थे। एंगल ऑफ आई क्या है? द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। कितना है ये? 50 डिग्री का है। अगर ये एंगल ऑफ आई है तो ये क्या होगा? हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल, ये एंगल ऑफ आर होगा। और शायद आप ये जानते हो एंगल आई इक्वल में एंगल आर हमेशा बराबर होता है, ये आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा और हमेशा सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ये रहे आपके दोनों लॉज, ये रहे आपके दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोने में। इसको देख के आप इसको कर सकते हो। एंगल आई कितना है? 50। एंगल आर कितना होगा? 50। क्यों? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होता है, और अगर एंगल आई इक्वल 50 डिग्री है तो एंगल आर भी हमेशा और हमेशा 50 डिग्री होगा, चाहे देश दुनिया आकाश पाताल पूरा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आसान था, आपने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, सॉरी गलती हो गई, आपको सब कुछ आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत की है। इतना हार्ड सवाल था, आपने कर लिया। दूसरा सवाल आसान है, कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा 30 डिग्री दिया है। 30 डिग्री दिया है तो एंगल ऑफ आई दिया है, और ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला एंगल हमसे पूछा है। क्वेश्चन मार्क वाले एंगल की वैल्यू होगी कितनी? 30 है ना, आ जाओ, 30 डिग्री। एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। बहुत बढ़िया सवाल हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आपने ये सवाल गलत कर दिया, आपने ये सवाल गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया भाई? गलत ये कर दिया कि ये एंगल ऑफ आई 30 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये एंगल ऑफ आर होगा। बराबर कौन होता है? तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं।
एंगल आई और एंगल आर, यानी ये अगर 30 है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो ठीक है, ये दिया है तो ये भी 30 होगा। कैसे, किस लॉजिक से? ये 30 नहीं होगा, किसी भी लॉजिक से नहीं होगा। तो करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि ये नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा, नॉर्मल 90 डिग्री पे होगा। किससे? सरफेस से, सरफेस से, सरफेस से। नॉर्मल अगर 90 डिग्री बना रहा है, अगर हमारा नॉर्मल 90 डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल यानी कि ये पूरा एंगल, नॉर्मल यानी कि ये पूरा एंगल, इसी में गोज रहे हैं, काम चलाइएगा। अगर दिखे तो काम चलाइएगा, ना दिखे तो भी काम चलाइएगा। ये एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री में कहीं ना कहीं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हैं। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल आर प्लस एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क, हाँ एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ आर हमको पता है कितना? 30। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ आई पता था। एंगल ऑफ आई कैसे पता था? क्वेश्चन में दिया था। अगर एंगल ऑफ आई पता है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ आर भी पता है 30 डिग्री। कैसे? तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, प्लस एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क, यही हमको निकालना है। एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क निकालना है, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क कितना हुआ? तो 90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री कितना हुआ? 60 डिग्री, नॉट 30। एंड दैट्स योर आंसर। ये एंगल 60 होगा, 30 नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, सब बस थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा, ये भी हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत दिमाग में है आप में। तीसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आई होप हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, अब आप थोड़े से समझदार हो गए हो। ये एंगल ऑफ आई, ये हमारा एंगल ऑफ आई नहीं है। हमारा एंगल ऑफ आई कौन सा है? ये वाला, ये वाला। किसके इसके बीच का एंगल? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ आर। हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ आर, हमको फाइंड करना है एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आर के लिए एंगल ऑफ आर होगा कितना? एंगल ऑफ आई के बराबर। एंगल ऑफ आई कितना होगा? पता नहीं। एंगल ऑफ आई कितना होगा? पता नहीं। तो पता कीजिए। पता कैसे करेंगे? पता ऐसे करेंगे कि ये इस पॉइंट से ये नॉर्मल कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। अगर ये 90 है तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ऑफ आई प्लस ये एंगल हमको पता है कितना? 70 डिग्री। कितना हो जाएगा ये दोनों जोड़कर? 90 डिग्री। ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ आई कितना हो गया? तो 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री। कितना हो गया? 20 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ आई 20 है तो एंगल ऑफ आर भी हमारा 20 डिग्री होगा। कैसे होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा, इतना आप जानते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन। आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत होशियार हो आप, सारे क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ आई 22.8 डिग्री है तो हमको फाइंड करना है ये जो वैल्यू दी है 270 माइनस एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई कितना है? 22.8 डिग्री। एंगल ऑफ आर कितना होगा? ये भी 22.8 डिग्री। क्यों? कैसे पता? एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर हमेशा और हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, इसलिए होता है। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर अगर बराबर हैं 22.8, हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है 270 डिग्री माइनस एंगल ऑफ आर, ये फाइंड करना है। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री माइनस एंगल ऑफ आर कितना है? 22.8 डिग्री। अब आई होप आप कर लोगे। यहाँ से आप
जब माइनस करोगे तो 247.2 डिग्री आएगा। आई होप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, 247.2 डिग्री, दैट्स योर आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आई? 247.2 डिग्री। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस अब अगर आपसे हो जाएंगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन था कि रिफ्लेक्शन है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, मीडियम याद रखिएगा, सेम मीडियम व्हेन इट हिट्स टू एनी पॉलिश सरफेस, पॉलिश यानी कि स्मूथ सरफेस। उसके बाद दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल में एंगल आर। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। दुनिया इधर के उधर हो जाए, ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाए, लेकिन ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन कौन सा? ये वाला प्लेन, नॉट दिस वाला प्लेन। एंड रिफ्लेक्शन पढ़ना आपको कुछ मिरर से है। मिरर इन द सेंस कि जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। एक तरफ इसमें कोटिंग रहेगी, किसकी कोटिंग? सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग। एक तरफ से रे ऑफ लाइट आएगी, दूसरी तरफ रे ऑफ लाइट जाएगी। कुछ स्फेरिकल मिरर्स अगर आपने देखे होंगे, जैसे कॉनकेव मिरर, नाम बस सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर। एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा जो है इसको कहेंगे प्लेन मिरर। तो हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखना होगा इन तीनों मिरर से, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कॉनकेव कॉन्वेक्स जानने के बाद, जिस लेक्चर में हम लोग थोड़े बेसिक टर्म्स जानेंगे, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, मिरर क्या है, लेंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। और उसके अगले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन समझने के लायक हो जाएंगे। करने को इसी लेक्चर में करना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं ये लेक्चर एक्सटेंड करना तो वो आम बात है, पर ये लेक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता अगर आपको ऑप्टिकल टर्म्स नहीं पता। तो अगले लेक्चर में ऑप्टिकल टर्म्स देखेंगे, इस लायक बनेंगे कि हम समझ सके कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, सेंटर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है। ये सब जानने के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे प्लेन मिरर से, कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून एज पॉसिबल।